नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सच्ची क्राइम स्टोरी सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट उत्तम कुमार सिंह और आप सुन रहे हैं क्राइम की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गोरखपुर शहर की हवा उस दोपहर कुछ अलग थी, भारी, बोझिल और अनजानी आशंकाओं से भरी हुई। बशारतपुर के मोती पोखरा मोहल्ले में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन एक घर ऐसा था जिसकी खामोशी अपने भीतर एक भयानक राज छिपाए बैठी थी। सपना उस दिन जब अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकलने लगी तो उसके कदम अचानक ठिठक गए। पहली मंजिल की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आई वो गंध तेज होती गई। ऐसी गंध जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं था। वो ठहर गई, उसने गहरी सांस ली और उसी पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कोई साधारण बदबू नहीं थी, ये सड़ते हुए मांस की गंध थी। उसका दिल धक से रह गया। ये कैसी बदबू है, उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी नजर सीधे उस कमरे की ओर गई जहां सोफिया और उसकी बेटी अर्शली रहती थी। दरवाजा बाहर से बंद था, खिड़कियां भी भीतर से जकड़ी हुई थी। और सबसे अजीब बात, दोनों पिछले 2-3 दिनों से नजर नहीं आई थी। सपना के मन में एक डर धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक ऐसा डर जिसे वह शब्दों में नहीं ढाल पा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से 112 नंबर डायल कर दिया। हेलो, यहां कुछ गड़बड़ है, बहुत तेज बदबू आ रही है और घर वाले 2 दिन से दिख नहीं रहे। उसकी आवाज कांप रही थी। उधर से आश्वासन मिला, पुलिस तुरंत पहुंच रही है। कुछ ही देर में मोती पोखरा की शांत गलियों में पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माहौल में बेचैनी फैल चुकी थी। कोतवाली शाहपुर के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ एसआई, सिपाही और कुछ अन्य अधिकारी भी थे। सपना दरवाजे के पास खड़ी थी, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ? आनंद प्रकाश शुक्ला ने गंभीर स्वर में पूछा। सपना ने सब कुछ बताया, गायब होना, बंद दरवाजा और वह डरावनी गंध। अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। मामला साधारण नहीं था। तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। कुछ ही देर में सीओ अभय कुमार मिश्र, एसपी हेमराज मीणा और एसएसपी अनंत देव भी वहां पहुंच गए। साथ में फोरेंसिक टीम भी थी। अब सबकी निगाहें उस बंद दरवाजे पर थी। आनंद प्रकाश शुक्ला ने इशारा किया, ताला तोड़ो। लोहे के भारी औजार से ताले पर वार किया गया। 1, 2 और तीसरे वार में ताला टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसी क्षण एक असहनीय, दम घोंट देने वाली दुर्गंध पूरे वातावरण में फैल गई। कुछ पुलिसकर्मी तुरंत पीछे हट गए, कुछ ने नाक पर रुमाल रख लिया। हवा जैसे जहरीली हो गई थी। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर धीरे धीरे, सावधानी से पुलिस टीम कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे के भीतर जो दृश्य था उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। बिस्तर पर एक ही चादर के नीचे 2 आकृतियां पड़ी थी। कंबल हटाया गया और सामने था मौत का वो विभत्स चेहरा जिसे देखकर सबसे मजबूत इंसान भी कांप जाए। सोफिया और उसकी बेटी अर्शली, दोनों की लाशें बुरी तरह सड़ चुकी थी। त्वचा काली पड़ चुकी थी। चेहरा पहचान से परे था, लेकिन शरीर की बनावट और कपड़ों से उनकी पहचान हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए कोई कुछ बोल नहीं पाया। खून के धब्बे बिस्तर पर फैले हुए थे, सूख कर काले पड़ चुके। ये साफ था कि हत्या कई घंटे नहीं बल्कि कई दिन पहले हुई थी। ये मर्डर है, एक अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा। कमरे का हर कोना देखा गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि कहीं कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। सामान व्यवस्थित था, जैसे सब कुछ सामान्य हो, बस जिंदगी गायब हो गई हो। फोरेंसिक टीम ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। हर कोना, हर वस्तु, हर निशान, सब कुछ जांचा जा रहा था। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या हुआ? किसकी लाश है? कब से बंद था घर? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था।
सपना एक कोने में खड़ी थी, आंखों में डर और सदमे का मिश्रण। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं तो उन्हें अपनी बेटी जैसा मानती थी। उसकी आवाज टूट गई। जांच के दौरान एक और बात सामने आई। घर में सोफिया और अर्शली के मोबाइल फोन नहीं थे। उनकी स्कूटी भी गायब थी। इससे पुलिस को पहला सुराग मिला। हत्यारा कोई ऐसा है जो घर से परिचित था और जाते वक्त सब कुछ सोच समझ कर ले गया है। ये कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था। ये एक सोची समझी हत्या थी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन एक और दर्दनाक सच्चाई सामने आई। इन दोनों का वहां कोई अपना नहीं था। कोई ऐसा नहीं जो उनके अंतिम संस्कार का हकदार हो। यह जिम्मेदारी भी पुलिस को ही निभानी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अनंत देव ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की। यह केस जल्दी सुलझना चाहिए, हर हाल में, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। टीम ने जांच शुरू की। सबसे पहले सवाल था, आखिर सोफिया और अर्शली की जिंदगी में ऐसा कौन था जो उन्हें इस तरह मौत के घाट उतार सकता था? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक एक कर परतें खुलने लगी। पता चला कि यह परिवार पहले भी एक दर्दनाक हादसे से गुजर चुका था। सोफिया की बड़ी बेटी एलिना कुछ महीने पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों में मर चुकी थी। वह मामला भी प्रेम, विश्वास और धोखे से जुड़ा हुआ था। और अब एक और बेटी, एक और मौत। क्या यह महज संयोग था या फिर इस परिवार की किस्मत में ही त्रासदी लिखी थी? पुलिस ने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, शिव प्रसाद। ये नाम जैसे ही सामने आया, जांच टीम के भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। हर गली, हर दरवाजे, हर बातचीत में यही नाम किसी छुपे हुए साए की तरह उभर रहा था। सीईओ अभय कुमार मिश्र ने नोटबुक बंद करते हुए धीमे स्वर में कहा, किसी भी केस में जब एक नाम बार बार सामने आने लगे तो समझो कहानी वहीं से शुरू होती है। आनंद प्रकाश शुक्ला ने तुरंत फैसला लिया, चलते हैं। अभी के अभी मिंटू को साथ लिया गया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अब छुपाने जैसा कुछ नहीं था। आम बाजार की ओर बढ़ती पुलिस की गाड़ी के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर शहर अपनी सामान्य रफ्तार में चल रहा था, लेकिन उस गाड़ी के भीतर हर कोई जानता था कि वे जिस दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं, उसके पीछे शायद इस पूरे रहस्य का उत्तर छिपा है। शिव प्रसाद का घर, एक साधारण सा मकान, बाहर से बिल्कुल आम, जैसे हजारों घर होते हैं, लेकिन उस दिन वह घर एक ऐसे सच को अपने भीतर छुपाए बैठा था जो कई जिंदगियों को निगल चुका था। पुलिस जैसे ही अंदर दाखिल हुई, घरवालों के चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगी। क्या बात है साहब? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने घबराते हुए पूछा, लेकिन उससे पहले कि कोई जवाब देता, भीतर से एक आवाज आई, शांत लेकिन अजीब तरह से स्थिर। आप लोग आ ही गए। सबकी नजर उस दिशा में गई। वो शिव प्रसाद था। वो बिल्कुल सामान्य खड़ा था। चेहरे पर न घबराहट, न डर, न कोई बेचैनी, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा हो। आनंद प्रकाश शुक्ला कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हें पता था कि हम आएंगे? शिव प्रसाद हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मुझे पूरा यकीन था। उसकी ये सहजता, यह आत्मविश्वास पुलिस के अनुभव को चुनौती दे रहा था। क्यों? एक सख्त सवाल उछाला गया। शिव प्रसाद ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, क्योंकि मैंने ही सोफिया और अर्शली की हत्या की है। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें थम गई। यह स्वीकारोक्ति इतनी सीधी, इतनी शांत, इतनी असामान्य थी कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। आनंद प्रकाश शुक्ला ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं साहब, उसने उसी स्थिर आवाज में कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं। पुलिस के लिए यह स्थिति असामान्य थी। अक्सर अपराधी छुपते हैं, भागते हैं, झूठ बोलते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां एक कातिल खुद खड़ा था और अपराध कबूल कर रहा था, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। सबूत है तुम्हारे पास? एसआई विमलेंद्र कुमार ने पूछा। शिव प्रसाद ने सिर हिलाया। हाँ, सब कुछ है। इसके बाद जो हुआ, उसने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। शिव प्रसाद उन्हें घर के अंदर ले गया।
एक एक करके उसने वे सारी चीजें निकाली। अर्शली की स्कूटी, सोफिया और अर्शली के मोबाइल फोन, लोहे की वो रॉड और वह चाकू जिस पर अब भी जमे हुए खून के निशान साफ दिख रहे थे। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। ये वही आदमी था जिसने उस रात 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया था। शिव प्रसाद को हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई अधूरा काम पूरा कर लिया हो। कोतवाली शाहपुर में जब उसे बैठाया गया तो बाहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। खबर आग की तरह फैल चुकी थी। कातिल पकड़ा गया। वो खुद घर में बैठा था। उसने खुद कबूल किया। लोग हैरान थे, डरे हुए भी, और सबसे ज्यादा जिज्ञासु। अंदर पूछताछ शुरू हुई। सीईओ अभय कुमार मिश्र ने सीधे सवाल किया, क्यों किया तुमने ये सब? कुछ सेकंड तक शिव प्रसाद चुप रहा। उसने नजरें नीचे कर ली, फिर धीरे से बोला, प्यार किया था साहब। कमरे में मौजूद हर इंसान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब पहली बार एक हल्की सी दरार थी। बहुत प्यार किया था। उसने सिर उठाया। आंखों में एक अजीब सा दर्द था, और उसी दर्द के भीतर छुपी हुई थी एक खतरनाक आग। लेकिन उसने धोखा दे दिया। उसकी मुट्ठियां कस गई। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। घर वालों से लड़ाई की, अपनी कमाई लुटा दी, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ दिया, उसकी आवाज भारी हो गई, तो मुझसे सहा नहीं गया। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी। ये एक टूटे हुए इंसान की कहानी थी, जिसका प्यार जुनून बना, और जुनून ने उसे कातिल बना दिया। सब कुछ शुरू से बताओ, आनंद प्रकाश शुक्ला ने कहा। शिव प्रसाद ने गहरी सांस ली। उसने अपनी कहानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, विश्वास था, त्याग था, और फिर धोखा। उसकी आंखों में अतीत के दृश्य तैरने लगे। मोती पोखरा की गलियां, मिंटू का घर, पहली बार अर्शली को देखना, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखें। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने धीमे से कहा, लेकिन यह सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, यह वो आकर्षण था जिसने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। धीरे धीरे उसका नरेशन गहराता गया, और हर शब्द के साथ यह साफ होता गया कि यह हत्या एक पल का गुस्सा नहीं थी। यह धीरे धीरे पनपा हुआ बदला था, जो एक दिन फट पड़ा। उस रात, उसने कहा, और कमरे का माहौल एक बार फिर भारी हो गया। मैंने सब तय कर लिया था। शिव प्रसाद की यह बात जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आई। उसकी आवाज में अब कोई हिचक नहीं थी, बस एक ठंडा, ठोस निर्णय जो बहुत पहले लिया जा चुका था। पूछताछ कक्ष में बैठे सभी लोग चुप थे। हर कोई जानता था कि अब जो सुना जाएगा वो उस रात की परतें खोल देगा। वह रात जिसने 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया और एक इंसान को हमेशा के लिए अपराधी बना दिया। शिव प्रसाद ने कुर्सी की पीठ से सिर टिकाया, जैसे वह अपने भीतर दबी तस्वीरों को साफ साफ देख रहा हो। उस दिन मैं बहुत बेचैन था, उसने कहना शुरू किया। उसकी आंखों के सामने जैसे वह पूरा दिन फिर से जीवित हो उठा। अर्शली का चेहरा, उसकी ठंडी आवाज व लहजा, जिसमें अब प्यार नहीं बल्कि दूरी और डर था। मेरा पीछा मत करो, नहीं तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। ये शब्द बार बार उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था मैंने क्या गलती की थी। वो बुदबुदाया, लेकिन सच ये था कि वो समझना नहीं चाहता था। उसका प्यार अब स्वीकृति नहीं, अधिकार बन चुका था, और जब अधिकार टूटता है तो उसके टुकड़े अक्सर खतरनाक होते हैं। उस बेचैनी में वो बिना सोचे समझे शहर के एक सिनेमा हॉल में जा पहुंचा। फिल्म चल रही थी, रॉकी हैंडसम। वो स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। फिर अचानक एक सीन आया, अंधेरा, सन्नाटा और एक चमकता हुआ चाकू, रेडियम वाला चाकू, जिसकी धार अंधेरे में भी चमक रही थी। उस सीन में हत्या इतनी सहजता से दिखाई गई थी कि जैसे वह कोई साधारण काम हो। शिव प्रसाद की आंखें उस पल स्क्रीन पर जमी रह गई। उसके भीतर कुछ क्लिक हुआ। बस वही, उसने धीरे से कहा,
वही मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था, जैसे उस पल उसने इंसान से कुछ और बनने का फैसला कर लिया था। उस रात वो घर लौटा, लेकिन खाना नहीं खाया, ना किसी से बात की, बस चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, अगर वह मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होगी। यह विचार धीरे धीरे उसके भीतर जहर की तरह फैलता गया। और फिर उसने फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह वह सीधे असुरन चौक की ओर गया। एक छोटी सी दुकान पर रुका। रेडियम वाला चाकू है? उसने पूछा। दुकानदार ने बिना ज्यादा सवाल किए एक चाकू निकालकर उसके सामने रख दिया। चाकू साधारण था, लेकिन उसकी धार तेज थी और उस पर लगी चमकदार पट्टी अंधेरे में भी उसे दिखने लायक बना रही थी। शिव प्रसाद ने उसे हाथ में लिया। उसकी उंगलियां उसकी धार पर फिसली और उसी पल उसने अपने भीतर के इंसान को पीछे छोड़ दिया। 29 मार्च की रात। उसने आगे कहा। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की सांसें जैसे धीमी हो गई। करीब 11 बजे। उस रात का हर मिनट अब उसके शब्दों में ढल रहा था। मोती पोखरा की गलियां उस वक्त शांत थी। लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। अंधेरा गहराता जा रहा था। शिव प्रसाद धीरे धीरे पीछे के रास्ते से सोफिया के घर की ओर बढ़ा। उसे घर का हर कोना पता था। कौन सा रास्ता खुला रहता है, किस समय कौन सोता है, कहां से बिना आवाज किए अंदर जाया जा सकता है। यह सब उसने कभी प्यार में सीखा था, और अब वही ज्ञान हत्या का हथियार बन रहा था। वो पिछवाड़े से चढ़कर छत पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने सांस रोके इंतजार करना शुरू किया। नीचे कमरे में सोफिया और अर्शली अपने रोज के क्रम में थी। बियर की बोतलें, हल्की फुल्की बातें और फिर नींद। उन्हें क्या पता था कि उसी घर की छत पर उनकी मौत इंतजार कर रही है। मैं करीब 3 बजे तक वहीं छिपा रहा, शिव प्रसाद ने कहा। उसकी आवाज अब भी स्थिर थी, लेकिन उस स्थिरता के पीछे जो दृश्य था वह भयावह था। रात के 3 बजे पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ था। शिव प्रसाद धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा, हर कदम बहुत सावधानी से कि कोई आवाज ना हो। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर अब भी वही ठंडापन था। वो नीचे उतरा। कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। वो सीधे अंदर चला गया। कमरे के भीतर हल्की रोशनी थी। बिस्तर पर सोफिया और अर्शली साथ सो रही थी। एक शांत, मासूम दृश्य जो अगले कुछ ही पलों में खून से रंगने वाला था। शिव प्रसाद की नजर कमरे के एक कोने पर गई। वहां एक लोहे की रॉड रखी थी। उसने उसे उठाया। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और फिर पहला वार। लोहे की रॉड पूरी ताकत से सोफिया के सिर पर पड़ी। आह! एक तेज चीख कमरे में गूंजी। सोफिया झटके से उठी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दूसरा वार, तीसरा वार, लगातार वार। उसका शरीर बिस्तर पर ही तड़पने लगा। अर्शली की नींद टूट चुकी थी। उसने जैसे ही आंखें खोली, सामने का दृश्य देखकर वह चीख पड़ी। शिव प्रसाद। उसकी आवाज में डर था, अविश्वास था, और टूटता हुआ भरोसा भी। शिव प्रसाद एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभरा, लेकिन अगले ही क्षण वो डर में बदल गया। उसे लगा, अगर वो जिंदा रही तो सब खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकाला और बिना सोचे अर्शली पर टूट पड़ा। एक के बाद एक वार सीधे उसके पेट में, तेजी से, बिना रुके, बिना दया के। अर्शली दर्द से तड़प उठी। उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगी। वह उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे रही थी। खून चारों तरफ फैलने लगा। बिस्तर, चादर, फर्श सब लाल हो चुका था, लेकिन शिव प्रसाद नहीं रुका। उसके लिए अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जब अर्शली कमजोर पड़ने लगी, उसने उसके गले पर हाथ रख दिया और पूरी ताकत से दबा दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी आंखें स्थिर हो गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया।
कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा अब मौत का था। दोनों मर चुकी थी। यह कहते हुए शिव प्रसाद की आवाज में कोई कंपन नहीं था, जैसे वह किसी साधारण घटना का वर्णन कर रहा हो। लेकिन उस शांत स्वर के पीछे जो दृश्य था वो इतना भयावह था कि सुनने वालों की सांसें भारी हो गई थी। कमरे में अब सिर्फ खून की गंध थी और दो निर्जीव शरीर। शिव प्रसाद कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, हाथ खून से सने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा, बल्कि एक अजीब सा खालीपन, जैसे भीतर कुछ खत्म हो चुका हो। उसके बाद आनंद प्रकाश शुक्ला ने पूछा। शिव प्रसाद ने धीरे से आंखें उठाई। उसके बाद मैंने सब कुछ छुपाने की कोशिश की। हत्या के बाद का हर पल भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना खुद वह अपराध, क्योंकि यही तय होता है कि अपराधी कितना तैयार था और उसने कितना सोचा समझा था। शिव प्रसाद ने सबसे पहले कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे यकीन करना था कि कोई जिंदा ना बचा हो। सोफिया बिल्कुल निढाल पड़ी थी। अर्शली, जिसकी सांसें कुछ देर पहले तक चल रही थी, अब पूरी तरह शांत थी। उसने झुककर एक बार फिर जांचा और फिर उसने बिस्तर पर पड़े कंबल को उठाया, दोनों लाशों को ढक दिया, जैसे वो उस खून, उस सच, उस अपराध को छुपाना चाहता हो। लेकिन वह जानता था ये छुप नहीं सकता, कम से कम हमेशा के लिए तो नहीं। इसलिए उसने अगला कदम सोचा। उसने तुरंत बिस्तर के पास रखे दोनों मोबाइल फोन उठाए, सोफिया का और अर्शली का, उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। यह एक अहम फैसला था, क्योंकि वह जानता था मोबाइल ही पुलिस को सबसे पहले सच्चाई तक पहुंचाएंगे। फिर वह बाहर गैलरी की ओर बढ़ा। वहां अर्शली की स्कूटी खड़ी थी। उसने एक पल के लिए चारों तरफ देखा। पूरा घर शांत था। ऊपर किराएदार सो रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि नीचे अभी अभी क्या हुआ है। उसने धीरे से स्कूटी बाहर निकाली, दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकलते ही उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया। यह एक सोची समझी चाल थी, ताकि किसी को तुरंत शक न हो, ताकि कुछ समय के लिए यह घर यूं ही बंद रहे और भीतर की सच्चाई सड़ती रहे। करीब 4 बजे मैं घर पहुंच गया, उसने कहा। उसकी आवाज अब भी सपाट थी। और फिर मैं सो गया। यह सुनकर कमरे में बैठे कुछ पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह बात समझ से परे थी। एक इंसान जो अभी अभी 2 हत्याएं करके आया हो, वो कैसे चैन से सो सकता है? लेकिन शिव प्रसाद के लिए शायद वो सब कुछ अब खत्म हो चुका था, या शायद वो अपने भीतर के तूफान को इसी तरह शांत करना चाहता था। सुबह उठकर कहीं गया। एक सवाल आया। नहीं, उसने सिर हिलाया। मैं कहीं नहीं गया, यहीं रहा, इंतजार करता रहा। किस बात का? आप लोगों का। यह जवाब एक बार फिर सबको चौंका गया। वो भाग सकता था, शहर छोड़ सकता था, खुद को छुपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके लिए यह भागने का मामला नहीं था, यह उसके न्याय का अंत था। वह चाहता था कि दुनिया जाने कि उसने क्या किया है और क्यों किया है। लेकिन पुलिस के लिए यह सिर्फ एक भावनात्मक कहानी नहीं थी, यह एक अपराध था। 2 निर्दोष जिंदगियों की बेरहमी से हत्या। पूछताछ आगे बढ़ी। अब सवाल सिर्फ कैसे का नहीं था, बल्कि क्यों का था। तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? सीईओ अभय कुमार मिश्र ने सीधा सवाल किया। कुछ सेकंड तक शिव प्रसाद चुप रहा। उसने नजरें झुका ली। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी थकान दिखी। अब होता है, उसने धीमे से कहा। लेकिन उस वक्त उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ एक चीज था, बदला। अगले दिन 4 अप्रैल पुलिस लाइंस के मनोरंजन कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। कमरा पत्रकारों से भरा हुआ था। हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता था। कैमरे तैयार थे, माइक्रोफोन आगे बढ़े हुए थे और बीच में शिव प्रसाद बैठा था, शांत स्थिर, जैसे यह सब उसी की योजना का हिस्सा हो। एसएसपी अनंतदेव ने पूरी घटना का संक्षेप में जिक्र किया, फिर इशारा किया। बताओ क्या हुआ था?
शिव प्रसाद ने एक बार चारों तरफ देखा, फिर बोलना शुरू किया। वही कहानी, वही दर्द, वही धोखा जिसे वो पहले पुलिस को बता चुका था, अब वो सबके सामने था। मैंने उससे बहुत प्यार किया, उसने कहा, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज धीमी हो गई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। कमरे में बैठे पत्रकार चुप थे। कोई सवाल नहीं, कोई शोर नहीं, बस उसकी आवाज। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू था, एक गहरा अतीत जिसने इस पूरे परिवार को पहले ही झकझोर दिया था। और शायद उसी अतीत ने इस घटना की नींव रखी थी। एलिना, सोफिया की बड़ी बेटी, जिसकी मौत कुछ महीने पहले हुई थी। वह मौत भी सामान्य नहीं थी, वह भी प्रेम, विवाद और आरोपों से जुड़ी थी। जांच के दौरान जब पुलिस ने इस पुराने मामले को खंगाला तो एक और दर्दनाक कहानी सामने आई। एक और प्यार, एक और संघर्ष, एक और मौत। यह परिवार जैसे लगातार त्रासदियों के चक्र में फंसा हुआ था। पहले एलिना, फिर अर्शली और अब सोफिया। शिव प्रसाद की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। क्या सिर्फ अर्शली की बेवफाई ही इस हत्या की वजह थी, या इसके पीछे और भी कारण थे? क्या यह सिर्फ एकतरफा जुनून था, या हालात ने भी उसे इस मोड़ तक पहुंचाया? जांच पूरी हो चुकी थी, सबूत मजबूत थे, कबूलनामा साफ था। शिव प्रसाद को अदालत में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। जेल भेजे जाने के बाद भी शिव प्रसाद की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। असल में अब जाकर उस कहानी का सबसे भारी हिस्सा सामने आ रहा था। परिणाम, कोतवाली शाहपुर की फाइलों में यह केस बंद होने की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जिन जिंदगियों पर इसका असर पड़ा था, उनके लिए यह कभी खत्म नहीं होने वाला था। सोफिया और अर्शली की लाशों का पोस्टमार्टम हो चुका था। रिपोर्ट ने वही पुष्टि की जो घटनास्थल देखकर अंदाजा लगाया गया था। दोनों की हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। सोफिया के सिर पर भारी वस्तु से कई वार किए गए थे, इतने कि उसकी खोपड़ी तक क्षतिग्रस्त हो गई थी। और अर्शली, उसके शरीर पर चाकू के गहरे घाव थे। हर वार जैसे सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि एक रिश्ते पर किया गया था। अंत में गला दबाकर उसकी सांसें छीन ली गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज थी, लेकिन उसमें दर्ज हर शब्द उस रात की चीखों की गूंज था। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब दोनों के अंतिम संस्कार की बात उठी। कोई अपना नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई ऐसा नहीं जो कह सके ये मेरी मां थी, ये मेरी बेटी थी। मरियम लॉरेंस, जो इस परिवार की आखिरी बुजुर्ग कड़ी थी, वह जौनपुर में थी, अपनी ही एक और त्रासदी के बोझ तले दबी हुई। एलिना की मौत ने उन्हें पहले ही तोड़ दिया था, और अब यह खबर शायद उनके लिए सहना संभव ही नहीं था। आखिरकार पुलिस ने ही दोनों का अंतिम संस्कार कराया। चिता जल रही थी, लपटें उठ रही थी, और उनके साथ ही जल रही थी 3 जिंदगियों की अधूरी कहानियां। एलिना, अर्शली और सोफिया। मोती पोखरा मोहल्ला, जो कभी इन आवाजों से भरा रहता था, अब अजीब खामोशी में डूब गया था। लोग अब भी उस घर के सामने से गुजरते हुए रुक जाते। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थी, लेकिन उस घर की दीवारों में जैसे अब भी वह रात कैद थी। सपना, जो सबसे पहले इस सच्चाई तक पहुंची थी, वो लंबे समय तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। अगर मैं एक दिन पहले समझ जाती, वो अक्सर खुद से कहती। लेकिन सच ये था कि कुछ घटनाएं इतनी खामोशी से घटती हैं कि उनका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। रीमा और उसके परिवार ने भी वह घर छोड़ दिया, क्योंकि वहां अब सिर्फ एक मकान नहीं था, वो एक याद बन चुका था। एक डर, एक साया, और दूसरी ओर जेल की सलाखों के पीछे बैठा शिव प्रसाद। अब उसके पास समय ही समय था, सोचने के लिए, समझने के लिए और शायद पछताने के लिए। शुरुआत में वो शांत रहता था, कभी कभी वही कहानी दोहराता, मैंने प्यार किया था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज में बदलाव आने लगा। अब उसमें ठंडापन नहीं था, बल्कि थकान थी। एक दिन जेल के एक कर्मचारी ने उससे पूछा, अगर वक्त वापस मिले
तो क्या वही करोगे? शिव प्रसाद कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, नहीं। उसकी आंखें कहीं दूर टिक गई। अगर वो मेरी नहीं थी तो उसे जाने देना चाहिए था। ये पहली बार था जब उसने छोड़ देने की बात की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके एक फैसले ने 3 जिंदगियां खत्म कर दी, एक मां, एक बेटी और खुद उसकी अपनी, क्योंकि अब उसकी बाकी जिंदगी जेल की दीवारों के बीच ही गुजरनी थी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, ये कहानी थी एक ऐसे प्यार की जो धीरे धीरे जुनून बना, जुनून से अधिकार बना, और फिर विनाश। सोफिया, जिसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। अर्शली, जिसने मां की बात मानकर खुद को दूर किया। और शिव प्रसाद, जिसने प्यार को समझा नहीं, बस पकड़ कर रखना चाहा। हर किरदार अपने अपने तरीके से सही था, लेकिन उनके फैसले, उनकी परिस्थितियां और उनकी भावनाएं मिलकर एक ऐसी त्रासदी बन गई जिसका अंत सिर्फ मौत था। इस केस को सुलझाने वाली पुलिस टीम को सम्मान मिला, उन्हें इनाम भी दिया गया, लेकिन शायद उनके दिल में भी कहीं ना कहीं यह सवाल रह गया होगा, क्या यह सब टल सकता था? शायद अगर प्यार में थोड़ी समझ होती, अगर गुस्से पर काबू होता, अगर ना को स्वीकार करना आता, तो ये कहानी कुछ और होती। लेकिन सच्चाई यही है कि जिंदगी में लिए गए कुछ फैसले वापस नहीं लिए जा सकते, और उनके परिणाम हमेशा के लिए इतिहास बन जाते हैं। मोती पोखरा का वो घर आज भी खड़ा है, खामोश, स्थिर, लेकिन उसके भीतर की कहानी आज भी उन दीवारों में गूंजती है। ये एक सच्ची घटना थी जिसने ये साबित कर दिया कि जब प्यार समझदारी के बजाय जुनून बन जाए तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, जिंदगियां भी खत्म कर देता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।